गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम शुरू करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं हम। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए भी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कैसे क्या होता है। ठीक है, वैसे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर भी देखते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है। आप क्लियर करो इस बात को। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, उसको हम क्या लेके चलते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है वो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट which travels a large distance with respect to its size is called point मास ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो एक ट्रेन जो है वो मान लो जैसे 20 मीटर लंबी है। मान लिया हमने कोई ट्रेन कितनी लंबी है, 20 मीटर लंबी है। अगर वो 20 मीटर लंबी ट्रेन 10 मीटर डिस्टेंस चले तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कब है? जब वो 20 मीटर लंबी ट्रेन 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करे। ठीक है ना, या वो जो 1500 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की भी डिस्टेंस ट्रैवल करे तो हम उसको एक पॉइंट मास लेके चलेंगे। लेकिन अगर वो खुद तो 20 मीटर की चली 10 मीटर तो वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो सिंपल ऑब्जेक्ट हम लेके चलेंगे, पॉइंट मास लेके नहीं चलेंगे। तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो अपने साइज की रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर मैं बोलूं कि भाई ये मार्कर यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो आप लोग कैसे बताओगे यहाँ पे है? इसके कोऑर्डिनेट देख के, y एक्सिस कितना, x एक्सिस कितना, z एक्सिस कितना। तो अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स का पता है तो हम उस पॉइंट को बता सकते हैं कि भाई वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है ना, पॉइंट यहाँ पे है कि कोऑर्डिनेट्स किसके क्या हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर मान लो ये मार्कर मूविंग है बेटा, अपनी जगह पे नहीं है, यहाँ पे है, देखो स्टैंडिंग है तो हमने बता दिया भाई x y z ये हो गया। अब ये मूविंग मार्कर है, जैसे ऐसे चल रहा है, तो फिर कैसे बताओगे? फिर हम टाइम को भी ले लेंगे। ठीक है ना, कि भाई 5 बजे यहाँ पे था तो उसके कोऑर्डिनेट ये थे। अब वो 5:10 पे यहाँ पे पहुँच गया तो कोऑर्डिनेट ये हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो पोजीशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस कोऑर्डिनेट के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे बेटा। समझ में आया? तो उस कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम के साथ हम टाइम भी ले लेते हैं। भाई इतने टाइम पे यहाँ पे था तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 4 कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स वाई जेड तो है ही, साथ में टाइम भी जुड़ गया। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं टाइम के साथ, इसमें टाइम भी। ठीक है, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता कर लेते हैं। ठीक है भाई, अटैच टू एनी ऑब्जर्वर हैविंग द क्लॉक विद हिम। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस is the system of coordinates
अटैच्ड टू एनी ऑब्जर्वर in which he or she can find the displacement, velocity, etc. related to the moving object which is observed by the observer। ठीक है। in frame of reference time should also be considered, time should also be considered along with the कोऑर्डिनेट्स x y z। तो इसमें टाइम को भी कंसीडर करके चलेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट एक प्रकार से चार हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे कि भाई x भी हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट भी, z भी, और साथ के साथ में टाइम भी हम एक कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे इसके अंदर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कि भाई उसके x y z उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स अटैच टू एनी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के साथ जो अटैच है, इन विच ही सी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, जो भी चीज़ें हैं रिलेटेड टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स विच इज़ ही ऑब्जर्व्ड, या जो ही या हर ऑब्जर्व्ड। ठीक है ना। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एक्स वाई जेड के साथ क्या लेते हैं? टाइम भी लेके चलते हैं। ठीक है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाई कितने प्रकार के हो गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे दो टाइप के हो गए भाई। कौन कौन से? एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है भाई। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बेटा। तो क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं जो किसी ऑब्जर्वर के साथ जुड़े हुए हैं अलोंग विद टाइम, टाइम के साथ, जिसके द्वारा वो किसी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के सभी कोऑर्डिनेट्स वगैरह का पता करके और मूविंग ऑब्जेक्ट्स की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलेरेशन, सारी चीज़ों का वो पता कर सकता है। ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं भाई। नंबर 1, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से होते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसके हिसाब से हम, जिसके अंदर मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो अच्छी तरीके से होल्ड हो जाए। ठीक है। इट इज द
frame of reference in which Newton's laws of motion holds good। तो भाई ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या है, अच्छी तरह से फिट बैठते हैं, होल्ड्स गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन in the bus which is at rest। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी जो बस में बैठा है और बस कैसी है, रेस्ट पे है, चल नहीं रही, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सारा का सारा कैसा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। उसमें जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने, 3 है बेटा। पहला क्या है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक नहीं चलेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई कर लेते, और अगर चल रहा है तो जब तक नहीं रुकेगा जब तक हम उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई कर लेते। ठीक है, और दूसरा क्या है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो तीसरा है। वैसे दूसरा है हमारा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है तो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होगा, फोर्स के। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, फोर्स, ये दूसरा। और तीसरा एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये 3 जो लॉज हैं हमारे न्यूटन के। तो अगर ये तीनों लॉ, पहला भी खास करके पहला, बाकी तीनों लॉ अगर किसी इनर्शियल फ्रेम, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही हैं, फिट बैठते हैं, सारे फॉलो हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच सारे के सारे न्यूटन्स लॉ, खास करके फर्स्ट लॉ, इन विच Newton's laws of motion not hold good। तो जिसके अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे तरह से फिट नहीं बैठते, वो हमारा क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन इन the bus which is moving with some acceleration। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अच्छे से फिट बैठते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, एक बस में है, जिसके पास कुछ, उस बस के पास क्या है, थोड़ा सा अनइवन वेलोसिटी है, मतलब कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है, मतलब एक्सेलेरेशन है कुछ, तो उस पर्सन के जो रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और अगर वो बस रुकी हुई है या यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस पर्सन के साथ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तो नॉन इनर्शियल में क्या है, नॉन इनर्शियल में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन खास करके, वो होल्ड नहीं होता। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो अर्थ भी एक प्रकार से क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि अर्थ के पास भी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। अगर एक्सेलेरेशन आ गया तो उसके साथ जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा। अगर एक्सेलेरेशन नहीं है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन के साथ है, तो उसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कैसा होगा, इनर्शियल होगा। तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के पास कुछ एक्सेलेरेशन है, कौन सा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, तो अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अगर एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है,
तो ये था बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आए। चलो अब देखते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो बेटा 3 प्रकार के मोशन हम डिस्कस करेंगे, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। तो पहला है नंबर 1, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूव इन 1 डायमेंशन। एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो किस में मूव कर रहा है, 1 डायमेंशन में, इफ ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम। देखो मोशन होता क्या है, पोजीशन को चेंज करना। मोशन क्या होता है, टाइम के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो किस में है, मोशन में। ये मार्कर पहले यहाँ पे था, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, हर बार चेंज कर रहा है, तो ये किस में है, मोशन में है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे था देखो रेस्ट, अभी इसके देखो, अभी इसकी कोई पोजीशन नहीं चेंज हो रही, टाइम चेंज होता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो अब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये किस में है, रेस्ट में है। अगर ये टाइम के हिसाब से 1 सेकंड पे यहाँ थे, फिर ये 2 पे यहाँ पे पहुँच गया, 3 पे यहाँ पे पहुँच गया, अगर टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो ये किस में है, मोशन में है। तो मोशन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अब पोजीशन हम किससे देखेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट से देखेंगे, एक्स वाई जेड, तो उसके हिसाब से हम पोजीशन निकाल लेंगे उसकी। तो अगर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो हम मोशन क्या कहेंगे, किसमें है, 1 डायमेंशन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो केवल क्या है, एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। मान लो जैसे वो स्ट्रेट लाइन किसी भी टाइप की हो सकती है, अब जैसे तीनों एक्सिस हमारे पास एक्स वाई जेड, वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है कि केवल इस लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है कि केवल इस लाइन में मूव कर रहा है, वो ये भी हो सकती है केवल इस लाइन में मूव कर रहा है। तो मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट, कोई केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इस हिसाब से तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ये एक्स है, इस हिसाब से केवल y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, और इस हिसाब से केवल z कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। तो मतलब एक टाइम पे केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, सेकंड भाई मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशन में कैसे, एन ऑब्जेक्ट इज said to be move
इन टू डायमेंशन, मतलब 2D बोल देते हैं इसको, इफ टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस, वो कौन से कोऑर्डिनेट, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो वाले कोऑर्डिनेट, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हम कहेंगे कि भी वो 2D में मूव कर रहा है, कब, जब उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल भाई एक पैराबोला है, कोई प्रोजेक्टाइल है जैसे, ठीक है ना, यहाँ से हमने फेंक दिया ऐसे, तो ये किस में मोशन, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं ना उसके, देखो यहाँ से क्या हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो इसका मोशन किस में होगा, 2 डायमेंशन में होगा। इसमें दोनों एक्सिस लगेंगे, एक्स भी और वाई भी। देखो यहाँ से यहाँ तक गया ये तो एक्स एक्सिस चेंज हो गया इसका, यहाँ से ऐसे जा रहा है, और ऊपर भी गया साथ के साथ में, तो ये इसका क्या हो गया, वाई एक्सिस चेंज हो गया। तो दोनों एक्सिस अगर चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे पास 2 डायमेंशन मोशन होगा भाई। ठीक है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल अंडर ग्रेविटी। तो एक प्रोजेक्टाइल है, केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में हमने छोड़ रखा उसको, ठीक है, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है और साथ के साथ में वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास मोशन इन 3 डायमेंशन भाई। थ्री डी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज said to be move in 3 dimension if its 3 coordinates changes with respect to टाइम। अगर उसके 3 कोऑर्डिनेट टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए तो हम उस मोशन को क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन में कहेंगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए फ्लाई इन एयर। अब मक्खी है, जैसे मक्खी क्या है, अपने पंख को ऐसे फड़फड़ाती है, आगे भी जाती है और ऊपर नीचे भी होती रहती है, तो तीनों डायमेंशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, अब पंख फड़फड़ा रही है मक्खी, जैसे ऐसे ऐसे ही पंख, और आगे ऊपर नीचे भी हो रही है जैसे, ठीक है ना, वो आगे भी जा रही है और साथ के साथ में क्या है, ऊपर नीचे भी हो, तो तीनों डायमेंशन चेंज हो रही है ना। तो मोशन ऑफ ए फ्लाई इन एयर वो क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। या काइट वाला एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने काइट उड़ा रखा है जैसे हवा में, वो काइट क्या है, इधर उधर भी जाता है और आगे भी जा रहा है वो, ठीक है ना। जैसे हम, हाँ वो अलग बात है, जब हमने उसको पकड़ के रखा तो अब वो आगे नहीं जा रहा, केवल इधर उधर घूम रहा है, तो वो तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन जब तक हम उसका मांझा छोड़ते जा रहे हैं, वो आगे भी जा रहा है और इधर उधर भी जा रहा है, तो वो मोशन क्या होगा, 3 डायमेंशन में होगा। और लेकिन जब वो ऊपर चला गया और हमने वो पकड़ लिया, फिर वो आगे नहीं जा रहा, 1 डायमेंशन चेंज नहीं हो रही, केवल 2 डायमेंशन चेंज हो रही, फिर वो 2 डायमेंशन में हो जाएगा। अब कैरम बोर्ड की गिट्टी लगा लो, जैसे हमने कैरम बोर्ड खेला, ठीक है ना, तो खेलते वक्त अगर वो टेढ़ी जा रही है ना ऐसे, तो दो एक्सिस चेंज हो रहे हैं ना, तो वो 2 डायमेंशन में हो जाएगा। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।